हाय साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज की हम इस क्लास में चैप्टर 5 को कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी ने चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, दैट इज़ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। और कोई भी डाउट के लिए आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट जो है वो पूछना है। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कॉग्निटिव थेरेपीज़ को अच्छे से समझा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट अल्टरनेटिव थेरेपीज़, और उसके बाद हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। इस बिटवीन हमारे जो टॉपिक्स आएंगे दैट इज़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू साइकोथेरेपी, हम उनके बारे में भी समझेंगे, और साइकोथेरेपी में क्या एथिक्स फॉलो होते हैं हम उनके बारे में भी समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, दैट ऐसे क्या डिस्ट्रेस के रीजंस हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान पर हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, वो इंसान जो है वो लोनली फील कर रहा है। ठीक है, एलिएनेशन, एलिएनेशन का मीनिंग लिख लीजिए, आइसोलेटेड। ठीक है जी। सो एलिनेशन का मीनिंग रहता है आइसोलेटेड, कि वो इंसान अपने आप को अकेला फील करता है, दूसरों से अलग फील, सेपरेशन वाली फीलिंग आती है। एंड एन इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ, मतलब कि लाइफ में एक जेन्युइन फुलफिलमेंट की और उसको कुछ वो कमी रहती है और उसको लाइफ में कुछ भी मीनिंग नहीं मिल रहा होता। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब उसे डिस्ट्रेस जो है वो रहता है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी थेरेपी आ जाती है? ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आ जाती है। सो सेकंड पॉइंट इज दैट ह्यूमन बींग्स, अब इसको बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को। कहते हैं ह्यूमन बींग्स जो है ना वो पर्सनल ग्रोथ की डिज़ायर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डिज़ायर को लेकर ही वो मोटिवेटेड होता है। वो ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ करना चाहता है तो वो अपने हायर पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता है। वो चाहता है कि वो ज़िंदगी में वो सब कुछ करे जो वो करना चाहता है। और जब इन नीड्स को सोसाइटी या फैमिली कर्ब करती है, कर्ब करना मतलब उस पर रोक लगाती है, तो ह्यूमन बीइंग क्या फेस करते हैं? साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फेस करते हैं। जो वो करना चाहते हैं, जब उनको समाज वो चीज़ करने में रोकता है तो उनको जो फील होता है दैट इज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये हम सब में जन्म से ही एक ऐसी हमारे अंदर एक इनबिल्ट फोर्स होता है जो एक पर्सन को मूव करता है टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड। इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी में हर उस फील्ड में कॉम्प्लेक्स बन जाए, हर उस चीज़ में बैलेंस बन जाए, चाहे वो सोशली है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे है, साइकोलॉजिकल लेवल पर है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर है, तो हर चीज़ में बैलेंस हो जाए। ठीक है जी। और इंटीग्रेटेड मतलब वो कंप्लीट हो जाए, जो वो करना चाहता है वो करे, अपनी फीलिंग्स को, अपने नीड्स और डिज़ायर्स को वो अकम्प्लिश करे। ये हर एक इंसान की एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है। और इंटीग्रेटेड, ओके, इंटीग्रेटेड का मीनिंग वही है जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन चाहिए होता है। अगर जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो वो आप इजीली तभी बन जाते हो जब आपके इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने दिया जाता है। अगर आप उदास हो तो उसे एक्सप्रेस करने दिया जाए, अगर आपका रोने का मन करे तो उसको एक्सप्रेस करने दिया जाए। ठीक है, अगर आप खुश हो तो उसको एक्सप्रेस करने दिया जाए। बट अक्सर समाज में हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने को लेकर उस पर रोक थाम लगाई जाती है। जैसे कि अगर एक बॉय जो है अगर वो रोता है तो उसको बताया जाता है दैट आप रो नहीं सकते हो, यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन। ठीक है, आप लड़की थोड़ी ना हो। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में डाल दी जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न दैट बॉयज़ जो हैं वो कभी खुलकर अपना इमोशन जो है वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते और वो धीरे धीरे रफ एंड टफ बन जाते हैं। सो दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। द फैमिली एंड सोसाइटी कर्ब मतलब वही अगेन रोक लगाती है इमोशनल एक्सप्रेशन पे, जिसकी वजह से एक इंसान का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और नेगेटिव इमोशन हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि कोई इंसान जब काफ़ी देर से उदास फील कर रहा है, उसने दूसरों को खुश होकर दिखाया, अदरवाइज उसकी वर्क प्लेस पर क्या कहते हैं कि ये उदास है इंसान, उसके घर पर क्या कहते हैं कि ये इंसान उदास क्यों है, मतलब क्यों तो छोड़ो, मतलब उस पर क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं दैट वाई यू आर ऑलवेज सैड, वाई यू आर ऑलवेज लाइक दिस, कुछ नहीं हुआ तो एमी इतना सोच रहा है, तो एमी इतनी सोच रही है। तो ये सारी चीज़ें
स्टूडेंट जब दिमाग में लगा दी जाती हैं, तो जब इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता तो एक इंसान का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है, मतलब वो अपने अंदर इन इमोशंस को सप्रेस करने लग जाता है और धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड उसको छोटी छोटी बात ट्रिगर करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा ही वो दिखाने लग जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। थेरेपी, अब इस थेरेपी में क्या उसको हेल्प करनी है, परमिसिव, नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, उसे एक्सेप्ट करने वाला एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करो। उसके साथ एज अ थेरेपिस्ट जब आप बैठे हो तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, इन्वायरमेंट एक्सेप्टिंग क्रिएट करना, इट डजंट मीन दैट आसपास आपने जाकर कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट करनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, ऐसा नहीं है। उसको आप फ्रीली अपना इमोशन एक्सप्रेस करने दो, जो भी वो बताना चाहता है, जो भी आपका क्लाइंट आपसे बात करना चाहता है, उसको खुल के अपनी बात जो है वो बताते चले जाओ। कहीं पर भी उसको जज मत करो, कहीं पर भी उसको ऐसे मत कहो दैट यू आर ब्रेव, कोई बात नहीं, रोने की बात नहीं है। उसको ये कहो बल्कि दैट आई अंडरस्टैंड दैट आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू। तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरे को कोई समझने वाला है। सो यहाँ पर क्लाइंट के इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस होते हैं और अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस और इंटीग्रेशन को अचीव कर लेता है। वो अपनी बात सामने रखता है, क्या बात है जो उसको परेशान कर रही है, वो क्यों इतनी देर से परेशान है, वो अपनी बात आपके सामने जब रखेगा वो अब अपनी लाइफ में ज़्यादा बैलेंस फील करेगा धीरे धीरे जब वो सेशंस लेता है इन चीज़ों के। सो इसमें एग्जाम्पल है दैट राहुल फील सैड, डिसअपॉइंटेड एंड एग्री, और उसकी फैमिली रिपीटेडली उसे कह रही है कि बॉयज शुड नॉट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग। तो इट मीन्स कि उसके इमोशंस को स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा, इमोशनल एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा है, इज कर्ब। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थेरेपिस्ट इज मेयरली अ फैसिलिटेटर। तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज में जब हम जितनी भी ये थेरेपीज पढ़ते हैं तो उसमें हम ये समझते हैं कि जो थेरेपिस्ट है वो क्या है, थेरेपिस्ट एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है, और क्लाइंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सक्सेस ऑफ थेरेपी। अब इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। कहते हैं जो थेरेपिस्ट है वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, एक गाइड का काम करेगा। यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर है कि वो थेरेपी उसके लिए, वो थेरेपी सेशन उसके लिए कितना सक्सेसफुल होता है। द चीफ एम ऑफ थेरेपी इज़ टू एक्सपैंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस। आप उसकी अवेयरनेस को एक्सपैंड करो। कई बार इंसान की उदासी की वजह से उसे ये लगता है कि शायद वो गुस्सा है और वो दूसरों पर भी गुस्सा दिखाता है, तो उसे अवेयर करवाओ कि कौन से इमोशन से आप गो थ्रू कर रहे हो। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट बेसिकली ऐसे ही नहीं है कि उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, उसको यहाँ पर वो ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, बस उसको फैसिलिटेट करेगा, उसकी बात को सुनेगा, उसे एक एक्सेप्टिंग और एक वार्म इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा। Healing takes place by a process of understanding the unique personal experience of the client by herself or himself. क्लाइंट को ज़रूरत है ये समझने की कि हर एक इंसान का एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है और उस यूनिक एक्सपीरियंस के चलते वो बहुत सारे इमोशंस से गो थ्रू होता है और उस इमोशंस को वो किस तरीके से मैनेज कर सकता है, ये चीज़ उसे समझनी पड़ेगी, तभी हीलिंग जो है वो पॉसिबल है। Healing occurs when the client is able to perceive the obstacles to self-actualization. Healing students तब होती है जब client ये समझ पाता है कि क्या ऐसी obstacles आ रही हैं जो उसे self-actualization तक नहीं पहुंचने दे रही हैं, and is able to remove them, और उन obstacles को वो remove कर सके, then only this therapy works. So I have been judging myself only through my marks. अब यहाँ पर क्या है ना, उसे obstacle, ये example मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको ये एक्सप्लेन हो, ताकि आपको ये समझ में आए दैट उसे समझ में आ रहा है दैट मेरी ज़िंदगी में मेरे जो आई हैव बीन जजिंग माई सेल्फ ओनली थ्रू माई मार्क्स, कि मैं सिर्फ अपने मार्क्स को लेकर ही खुद को जज कर रहा हूँ कि अगर मेरे मार्क्स कम है तो माइट भी वो अपने आप को जज कर रहा है दैट आई एम अ फेलियर, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपने उसको सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करवा कर दी। यहाँ पर आपने एज अ थेरेपिस्ट उसे ये समझाया कि आप हाईएस्ट पोटेंशियल को क्यों नहीं जा पा रहे हो, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आप एक ऑब्स्टेकल अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो। आई एक्चुअली इंजॉय ड्राइंग एंड आई एम गुड एट हेल्पिंग अदर्स। तो ये सारी चीज़ें जब वो सोच रहा है तो वो ये समझ पा रहा है दैट धीरे धीरे वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट तक जो है वो पहुंच पाएगा। ठीक है जी।
उसके बाद हम बात करते हैं अब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की, जो इसमें फर्स्ट थेरेपी आ जाती है। इसमें हम 3 थेरेपीज पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, उसके बाद क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड द थर्ड वन इज गेस्टाल्ट थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस थेरेपी को किसने दिया है। सो विक्टर फ्रैंकल ने इस थेरेपी को दिया है स्टूडेंट्स, एंड ये साइकेट्रिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लोगोथेरेपी को प्रपाउंड किया। लोगोज इज अ ग्रीक वर्ड फॉर सोल एंड लोगोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट फॉर द सोल। तो लोगो एक ग्रीक से उठाया गया वर्ड है जिसका मतलब है सोल, जिसका मतलब है हमारी आत्मा, और इसका ट्रीटमेंट करना, इसको जो है ठीक कर देना, उसको हमने नाम दे दिया है लोगोथेरेपी। सो लोगोथेरेपी में विक्टर फ्रैंकल ने सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात की मीनिंग मेकिंग। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थेरेपी है, बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट्स। मीनिंग मेकिंग में विक्टर फ्रैंकल ने ये समझाया दैट एज अ थेरेपिस्ट आपने क्लाइंट को लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांस में भी मीनिंग सर्च आउट करवा कर देना है। आपने उसे समझाना है दैट किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में अभी ऐसे थ्रेटनिंग सर्कमस्टांस चल रहे हैं, उसे जो डरा रहे हैं, उसमें फियर क्रिएट कर रहे हैं, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, बट देन ऑल्सो इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस में, ऐसी सिचुएशंस में जो ज़िंदगी को डरा दे, जो एक इंसान के लिए डर जो है वो उत्पन्न कर दे, पैदा कर दे, ग्रो अप कर दे। सो ऐसी सिचुएशन में भी एक इंसान किस तरीके से ज़िंदगी जीने का एक मीनिंग ढूंढ सकता है, बस इसी प्रोसेस को विक्टर फ्रैंकल ने कहा मीनिंग मेकिंग। द बेसिस ऑफ मीनिंग मेकिंग इज अ पर्सनस क्वेस्ट, उसकी जो उसकी नीड है फॉर फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रुथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। एक इंसान के एग्जिस्टेंस का क्या स्पिरिचुअल ट्रुथ है, क्या रियल मीनिंग है, क्या ऐसी सच्चाई है ज़िंदगी की जिसके चलते वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसे उस चीज़ को फुलफिल करना है। न्यूरोटिक एंग्जाइटीज़ की बात करेंगे तो विक्टर फ्रैंकल ने कहा दैट इट अराइज व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर अटैच्ड टू। जब हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ जाती हैं, तो जो चिंताएं, जो एंग्जाइटीज़ हमारे मन से उठती हैं, दैट इज़ नोन टू बी द न्यूरोटिक एंग्जाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की ज़िंदगी की प्रॉब्लम फिजिकल थिंग्स को लेकर कि उसका घर नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर उसकी प्रॉब्लम अटैच है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल उसके फियर, उसके सेल्फ डाउट, ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर उसकी प्रॉब्लम जो है वो जुड़ी हुई हैं, या फिर स्पिरिचुअल जो कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हाईलाइट कर रहा है, इन चीज़ों को लेकर कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में हाईएस्ट पोटेंशियल तक जा ही नहीं पाया। क्योंकि ये भी हो जाता है यहाँ पर कि एक इंसान को ना सब कुछ है, उसके पास फाइनेंशियली भी वो बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ों की तरफ से उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब तरीके से अच्छा है, फिर भी लाइफ के एक पॉइंट पर जाकर वो इंसान ये फील कर सकता है, वो प्रॉब्लम्स को फील कर सकता है, वो एंग्जाइटीज़ अपने मन में फील कर सकता है। दैट इज़ नोन टू बी द न्यूरोटिक एंग्जाइटी, क्योंकि अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाना बाकी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो फ्रैंकल ने एम्फेसाइज किया, फोकस किया। एम्फेसाइज का मतलब होता है फोकस, कि ध्यान दिया स्पिरिचुअल एंग्जाइटीज़ के रोल में इन लीडिंग टू मीनिंगलेसनेस एंड हेंस इट मे बी कॉल्ड एन एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी। स्टूडेंट्स, लाइफ में ना पैसा बहुत ज़रूरी है, नो, मार्क्स भी बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इंसान ना अपनी ज़िंदगी में मीनिंगलेस वाली फीलिंग तब लेकर आता है जब उसे लगता है कि मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन वो ये सोच लेता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा, वो अपनी एक्चुअल जो डिज़ायर है, जो नीड है, उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो लेट्स से अगर किसी इंसान के मार्क्स कम आया है बट उसके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगी, जहां जहां जो मैंने गलतियां की, ठीक है, मुझे लगा कि मैं सही पढ़ रही हूं पर मैं एक्चुअल में सही नहीं पढ़ रही, तो आपने टीचर से गाइडेंस लिया, आपने सोचा कि मैं सब वो चीज़ें करूंगी जो गाइडेंस के लिए ज़रूरत है, अभी आप मेरी क्लास लगा रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो और आपके दिमाग में फिट है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैंने मार्क्स लेने हैं। उस टाइम पर मीनिंगलेसनेस लाइफ नहीं होगी। किसी इंसान का बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है, उसके पास पैसा चला गया, अगर वो दिमाग में ये सोच लेगा ना कि कोई बात नहीं, दोबारा पैसा बना लेंगे, दोबारा पैसा खड़ा कर लेंगे, दोबारा बिजनेस खड़ा कर लेंगे, उसकी ज़िंदगी में मीनिंगलेसनेस नहीं आएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि विक्टर फ्रैंकल ने ये कहा कि स्पिरिचुअल एंग्जाइटीज़ आर रिलेटेड विद द मीनिंगलेसनेस वाली फीलिंग ऑफ इंसान, एंड दैट इज़ द न्यूरोटिक एंग्जाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन। तो इस थेरेपी
थेरेपी का गोल क्या होता है स्टूडेंट्स? पेशेंट को मीनिंग सर्च आउट करवा कर दो, पेशेंट को उसकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताओ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइफ सर्कमस्टांसेस। ज़िंदगी में सर्कमस्टांसेस बहुत मुश्किल आते हैं और बहुत मुश्किल आएंगे, पर इन मुश्किलों में भी जब कोई आपके आसपास नहीं है, जब कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि मैं हर जगह से हर चीज़ों की तरफ से मैं निराश हूँ, मैं हार जाऊँगा, पता नहीं मैं फेल हो जाऊँगा, पता नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा ज़िंदगी में, तो उस टाइम पर स्टूडेंट्स आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके क्लाइंट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है और मैं कर लूँगा। अपनी ज़िंदगी जीने का एक मीनिंग ढूंढ ले, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ लेना, तो ये इस थेरेपी का गोल होता है। तो उसकी ज़िंदगी में वो जो मीनिंगलेसनेस वाली चीज़ आई हुई है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो थेरेपिस्ट यहाँ पर ओपन और अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, अपनी वैल्यूज़, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में शेयर करता है क्लाइंट के साथ, एंड ओपन हो जाता है उसके साथ जब वो बातचीत कर रहा है। तो एम्फेसिस यहाँ पर होता है हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ का मतलब है प्रेजेंट, लिख लीजिए। तो वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सोच सोच के परेशान हो रहा है, मेरे तो कभी भी मार्क्स नहीं आए, मैंने तो जब जब बिज़नेस स्टार्ट किया वो फेल ही हुआ है, मुझे तो घर वालों से, फ्रेंड से, टीचर से, किसी नेबर से, रिलेटिव से, सबसे मुझे तो डांट ही पड़ी है कि मैं तो ज़िंदगी में एक नकारा इंसान हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो पास्ट में वो जो इंडल्ज हुआ पड़ा है उसको वहाँ से उठाकर आपने प्रेजेंट में रखना है और उसे ये समझाना है दैट प्रेजेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो हैं उसमें रहते हुए वो किस तरीके से अपने जीवन को, आगे आने वाले फ्यूचर को संवार सकता है। बट अगेन हम पास्ट और फ्यूचर की बात ना करते हुए हम उसको प्रेजेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में फील करवाते हैं, रियलाइज करवाते हैं। सो ट्रांसफरेंस यहाँ पे डिस्करेज्ड है, तो ये लाइन ज़रूर आ जाती है। ट्रांसफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। ट्रांसफरेंस एक ऐसी थेरेपी रहती है जिसमें जो क्लाइंट होता है उसका जिस भी किसी इंसान के साथ जो भी फीलिंग्स है वो उन फीलिंग्स को थेरेपिस्ट पर देखने लग जाता है और वो थेरेपिस्ट के साथ वैसे बात करने लग जाता है जैसे वो थेरेपिस्ट से नहीं बल्कि उस इंसान से बात कर रहा है। तो ये पूरे प्रोसेस को ट्रांसफरेंस कहते हैं, बिकॉज बेसिकली एज अ क्लाइंट आप अपने थेरेपिस्ट पर अपनी फीलिंग्स को फॉर एनी अदर पर्सन आप ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये वो चीज़ नहीं करनी है और थेरेपिस्ट क्लाइंट को याद करवाता है, उसको रिमाइंड कराता है अबाउट द इमीडिएसी ऑफ द प्रेजेंट, कि तुम्हारा प्रेजेंट कितना ज़्यादा मूल्यवान है, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर तुम प्रेजेंट में चाहो तो तुम बहुत चीज़ों पे वर्क करके अपनी लाइफ का मीनिंग जो है वो ढूंढ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, थी ना ये इंटरेस्टिंग एग्जिस्टेंशियल थेरेपी? अगर आपको अच्छी लगी तो फिर थम्स अप कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख दो दैट यस यू अंडरस्टूड द एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वेरी वेल। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर। विक्टर फ्रैंकल ने लोगो थेरेपी दी थी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी भी आप उसे कह सकते हो। और अगर हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की बात करें तो कार्ल रॉजर ने इसे दिया है। अब रॉजर ने बच्चे ब्रॉट इनटू साइकोथेरेपी द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ विद फ्रीडम चॉइस एज द कोर ऑफ वंस बीइंग। अब प्लीज़ ये तीनों वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, सेल्फ, फ्रीडम एंड चॉइस। तो रॉजर ने इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अपनी इस थेरेपी को एक्सप्लेन करने के टाइम उन्होंने ये समझाया कि एक इंसान ना सेल्फ डाउट में है, एक इंसान की सेल्फ एस्टीम खराब है, चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हुआ पड़ा है, उसकी सेल्फ एफिकेसी लो हुई पड़ी है, उसका सेल्फ रेगुलेशन कम हुआ है। तो आपने उसके सेल्फ को बिल्डअप करना है, आपने उसको फ्रीडम और चॉइस समझानी है कि ज़िंदगी में वो जो करना चाहता है उसके पास उस चीज़ की पूरी पूरी चॉइस है। देखो अक्सर क्या होता है ना, हो सकता है आपके फ्रेंड्स का आपको कॉल आ जाए दैट यार बहुत आज होमवर्क है, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स का आपको कॉल आ जाए दैट हमारी वर्क प्लेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे सीनियर्स हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, हमारे कलीग्स अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर लोगों को आदत होती है ना उन्हें ये कहने की कि कोई बात नहीं, इतना चलता है, इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो, इट्स लाइफ, इट्स हैपन, नहीं चलता है। इंस्टेड उनको ये कहने की जगह प्रोवाइड देम विद द चॉइस।
दैट अगर वो चीज़ आपकी, फॉर एग्जांपल आप उन्हें समझा सकते हो, जब कोई वर्किंग में है, जब कोई अपने बिजनेस में है, अपनी जॉब में है, आप उन्हें ये समझा सकते हो दैट अगर आपकी एक बाउंड्री लाइन को कोई क्रॉस कर रहा है, सो यू शुड नो हाउ टू से नो देयर, बिकॉज यू हैव अ चॉइस टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन कंडीशंस। अब ये कंडीशंस हमने इस तरीके की नहीं लगा लेनी कि मैम मैं तो फिर पूरा दिन सोकर, ना होमवर्क करके, ना पढ़ाई करके अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आपकी लाइफ और मीनिंगलेस हो जाएगी। आपके पास क्लाइंट ये पूछ रहा है दैट मैं जॉब लीव करूँ या जॉब में रहूँ, व्हाट शुड आई डू। तो आपको वहाँ पर उसे ये समझाना है, आपको उसे इस तरीके से नहीं समझाना दैट आपको जॉब लीव ही करनी है या फिर आपको जॉब में रहना है। आप उसे ये समझाइए दैट आपके पास ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, so work on those choices. You have the choice, and students like this also, you also have a choice to choose your stream, to choose your subjects according to your interest and your will. ठीक है, आपको सोसाइटी के लोग समझा देते हैं, कह देते हैं, बट आज की डेट में कोई भी स्ट्रीम किसी से भी कम नहीं है। अगर आप कोई भी अपना वर्क 100% डेडिकेशन से करने आ जाओ ना, तो ना आर्ट्स कम है, ना कॉमर्स कम है, ना नॉन मेडिकल मेडिकल कुछ भी कम नहीं है। चलिए अब थेरेपी बात करते हैं कि थेरेपी जो है, वार्म रिलेशनशिप आपने क्लाइंट के साथ बिल्डअप करना है। एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड। कोल्ड होता है रूड बिहेवियर और वार्म होता है एक प्यार भरा, ठीक है, एक एक्सेप्टिंग वाला। तो वार्म रिलेशनशिप आपने क्रिएट करना है दैट कैन रिकनेक्ट विद हिज और हर डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग। तो हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि उसको इंटीग्रेटेड तक लेकर जाना है, तो अभी उसकी फीलिंग्स डिसइंटीग्रेटेड हो रखी हैं, उसे लग रहा है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसका सेल्फ का कंसेप्ट खराब हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको वर्क प्लेस वाली एग्जाम्पल दी, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है दैट आपका फ्रेंड आपको ये कह रहा है दैट मुझे सेल्फ डाउट होने लगे कि क्या शायद मैं ही ये वर्क करने में जो हूँ वो नहीं अच्छा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपने रिकनेक्ट करना है। थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपने एम्पैथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अपने क्लाइंट को दिखाना है। पहले एम्पैथी को समझ लेते हैं। आपने क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंसेस की तरह समझना है, जैसे वो क्लाइंट के नहीं, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। दैट इज़ द एम्पैथी। तो एम्पैथी वर्ड ना मतलब बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल है जब आप काउंसलिंग सेशंस दे रहे हो। अगर आप फील ही नहीं कर पाए ना, देखो सिंपल सी बात बताऊं, थेरेपी के टाइम पर ना एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे लो, सबका पर्पस काउंसलिंग करना है। अगर जो भी आप फील कर रहे होगे ना, जो भी आप सोच रहे होगे, सबकॉन्शियसली आपके क्लाइंट को समझ में आ जाएगा दैट माय थेरेपिस्ट इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट एवर आई एम सेइंग। तो वो आएगा आपसे, एक आधा सेशन लेगा, दोबारा आएगा भी नहीं कभी आपसे। और वहाँ पर यू विल फील कि कहीं मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने अपनी पूरी मास्टर डिग्री तक कंप्लीट कर लिया, मैंने सब चीज़ें कर ली हैं, और अभी भी क्या मैं साइकोलॉजिस्ट के तौर पर फेल हूँ? क्या मेरे पास क्यों नहीं लोग दोबारा सेशंस लेने आ रहे? तो प्लीज़ एम्पैथी चीज़ को ना समझिए और इसको डालिए। और इसके लिए आज से ही हैबिट बनाओ कि आप कभी भी किसी की भी प्रॉब्लम सुनते हो ना, तो उसके ऊपर हंसने की बजाय या उसके ऊपर ना रिएक्ट करने, कुछ भी मतलब उसको इग्नोर करने की बजाय उसको समझ लो। ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा इनग्रोज हो जाना है, किसी की पेन में इतने ज़्यादा इनग्रोज हो गए या क्लाइंट की पेन में इतने ज़्यादा इनग्रोज हो गए कि आगे उसको बता ही नहीं पा रहे हो, आगे उसको कुछ आगे गाइड ही नहीं कर पा रहे हो। इतना भी ज़्यादा नहीं हो जाना। फील करना है दैट जो वो इंसान जो फील कर रहा है वो आप भी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, ठीक है जी। सो आपने वार्म रहना है, आपने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करना है। इट मीन्स टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट एज शी और ही इज़। वो अपनी कोई पास्ट की मिस्टेक्स बता रहा है, वो अपनी कुछ ऐसी बातें बता रहा है या कुछ अपने ऐसे व्यू पॉइंट्स बता रहा है जिससे आप एज अ थेरेपिस्ट डिसअग्री करते हो। इट डजंट मीन कि आप उसके लिए रूड हो जाओगे, आप उसको कुछ गलत बोलोगे या सेशन डिसकंटिन्यू करके खुद ही उठकर आ जाओगे या कहोगे मैंने आपका सेशन नहीं लेना। नहीं, आपने चाहे उस चीज़ पर डिसअग्री करते हो, आपने उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाना है बिना किसी कंडीशंस के। आपने उसको वैसे ही प्यार देना है, वैसे ही पॉजिटिव रिगार्ड देना है जैसे आप सेशन की स्टार्टिंग से देते आए हो। दैट मीन्स आपको जज नहीं करना है।
Unconditional positive regard indicates that the positive warmth of the therapist is not dependent on what the client reveal मतलब क्या वो बता रहा है, what he is saying or does in the therapy session में वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, आपने उसको जज नहीं करना, आपने उसको अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसी थेरेपी में अगर बात करते हैं तो यूनिक अनकंडीशनल वार्म जो है वो क्लाइंट को इंश्योर करती है वो आपके पास सिक्योर फील करेगा और उसको एक ट्रस्ट डेवलप होगा। द क्लाइंट फील सिक्योर इनफ टू एक्सप्लोर हिज और हर फीलिंग। द थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द क्लाइंट इन अ नॉन जजमेंटल मैनर में रिफ्लेक्ट करना है, उसको जज नहीं करना। वो कुछ बता रहा है तो आप उसको ये कह रहे हो कि अच्छा आपने ऐसा किया, ये भी जज करने वाला पॉइंट है। दिस माइनर थिंग इज ऑल्सो यू आर जजिंग योर क्लाइंट कि भाई तू यहाँ पर, आपने उसको इनडायरेक्टली ये कह दिया कि आप यहाँ पर सही नहीं हो। आपने उसको जज नहीं करना, वो कुछ भी बात कह रहा है आपने उसको सुनते जाना है एम्पैथेटिकली और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते जाना है। रिफ्लेक्शन इज अचीव्ड बाय, अब आप रिफ्लेक्ट कैसे करोगे? रीफ्रेजिंग द स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइन दिस वर्ड्स। रीफ्रेजिंग द स्टेटमेंट का मतलब ये होता है उसने आपको कोई अपनी बात बताई, आप उसी बात को दोहरा सकते हो अलग वर्ड्स में, डिफरेंट वर्ड्स में। तो यहाँ पर क्लाइंट को लगता है कि यार मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात समझी जा रही है। सीकिंग सिंपल क्लैरिफिकेशन टू इनहांस द मीनिंग ऑफ क्लाइंट स्टेटमेंट। अब इन लाइन्स का क्या मतलब है कि आपने सिंपली क्लैरिफाई करना है दैट ओके यू मेंट दैट यू आर सेइंग दिस। इस तरह करके आप उनकी स्टेटमेंट को रिपीट कर देते हो तो यहाँ पर क्लाइंट की स्टेटमेंट का आपको भी मतलब ज़्यादा समझ में आ जाता है और क्लाइंट को भी ऐसा फील होता है दैट थेरेपिस्ट मेरी बात को समझ रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ही क्लाइंट को हेल्प करता है इंटीग्रेटेड फील होने में। पर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव विद एन इंक्रीज इन एडजस्टमेंट, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं विद इंक्रीज इन एडजस्टमेंट। जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट बढ़ाते हो तो डेफिनेटली उस इंसान के भी अपनी ज़िंदगी में पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। इन एसेंस दिस थेरेपी helps the client to become his or her real self with the therapist working as a facilitator। वो अपना real self ढूंढ पाता है, ठीक है जी, और एज अ थेरेपिस्ट आप उसको फैसिलिटेटर के तौर पर हेल्प करते हो, उसे फैसिलिटेट करते हो। आप अपनी जो उसके सेल्फ है, उसका जो चॉइस और उसका फ्रीडम है उसके बारे में उसको बताते हो, समझाते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं गेस्टॉल्ट थेरेपी की। तो ये जर्मन वर्ड है गेस्टॉल्ट, एंड एक बार स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स में पता है कैसे आया हुआ है दैट कंप्लीट होल वर्ड कर कर आया हुआ है, क्योंकि आपने 11th क्लास में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी पढ़ी है, उसमें भी आपने जो मेन वर्ड समझा है, मेन वर्ड पढ़ा है दैट इज़ होल, दैट इज़ कंप्लीट, ठीक है जी। सो कंप्लीट है, होल है, वहाँ से आ गया कि ये किस थेरेपी के साथ रिलेटेड है। सो जर्मन वर्ड गेस्टॉल्ट मीन्स होल। थेरेपी वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक पर्ल्स, जिन्हें हम फ्रिट्ज पर्ल्स भी कहते हैं, और इनकी वाइफ लॉरा पर्ल्स, इन दोनों ने इकट्ठे इस थेरेपी को दिया है। इसका गोल क्या है? सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस इंक्रीज करवाना। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी कि सेल्फ अवेयरनेस में आप उन्हें हेल्प करवाओ ये जानने में कि वो इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं। द क्लाइंट इज टॉट टू रिकॉग्नाइज द बॉडीली प्रोसेसेस एंड द इमोशंस दैट आर बीइंग ब्लॉक्ड आउट फ्रॉम अवेयरनेस। उसे समझाओ कि इस टाइम अभी आपकी बॉडी में क्या प्रोसेस हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, आपकी पल्स रेट कैसी चल रही है, बॉडी प्रोसेस एंड देयर इमोशंस, और उनके इमोशंस जो कि ब्लॉक्ड आउट अवेयरनेस है। कितने सारे इमोशंस हम अंदर फील कर रहे होते हैं और हमें बाहर पता ही नहीं चलता, हमें अवेयरनेस ही नहीं होती दैट हम एक्चुअल में अंदर में क्या फील करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमें लगता है कि यार हम ऐसे चिड़चिड़े से हुई जा रहे हैं, इतना तो कुछ था भी नहीं, क्योंकि हमें अपने इमोशंस के बारे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। द थेरेपिस्ट डज दिस बाय इनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो थेरेपिस्ट ये कैसे करता है? क्लाइंट को इनकरेज करता है टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि लेट्स से उस आपके क्लाइंट के मन में किसी के लिए कुछ बात है और वो उसको वो बात नहीं बता पा रहा, तो आप उसे ये कह सकते हो कि ये एक एम्प्टी चेयर है और इस चेयर पे इमेजिन करो दैट वो स्पेसिफिक पर्सन बैठा है। नाउ जस्ट स्पीक, जो भी आप उसको कहना चाहते हो ना वो आप उसको कहो, ठीक है, जो भी चीज़ आप उसे बताना चाहते हो, कहना चाहते हो। तो थेरेपी को आप ग्रुप सेटिंग्स में भी यूज़ करते हो ताकि ग्रुप में अपने जैसे ही एक्सपीरियंसेस जब दूसरों के सुने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान रिलेट करता है और ज़्यादा उसे अच्छा फील होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस बार ये फाइनल एग्ज़ाम में जस्ट 1 सेकेंड, ओके,
तो इस बार स्टूडेंट्स ये फाइनल एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जो है वो आया था, तो बहुत ध्यान से सुनना है। और वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में। अ मेजर फैक्टर इन द हीलिंग इज़ द टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट। जो मेजर फैक्टर है किसी भी क्लाइंट के हीलिंग में वो ये है कि थेरेपिस्ट कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है, कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर बिहेवियरल सिस्टम में एंड द सीबीटी स्कूल जो है इसे अडॉप्ट किया जा रहा है, अगर बिहेवियरल सिस्टम और सीबीटी को अडॉप्ट किया जाता है टू हील एन एंशियस क्लाइंट, सो द रिलैक्सेशन प्रोसीजर एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसकी हीलिंग में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन देंगे। सेकेंड फैक्टर की बात कर लेते हैं, थेरेप्यूटिक अलायंस, जिससे जो कि फॉर्म होता है बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट और क्लाइंट। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिकॉज द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट एंड द वार्म एंड एम्पैथी जो थेरेपिस्ट प्रोवाइड करता है, ये एक हीलिंग अपने आप में कैरी करके चलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं वाइल बीइंग इंटरव्यूड इन द इनिशियल सेशंस, ताकि क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझा जाए। क्लाइंट जो है वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम से अनबर्डन करता है, और ये जो इमोशनल अनबर्डनिंग है, जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से उसने बहुत ज़्यादा इमोशंस का अपने जो कंधे पर कहीं ना कहीं मतलब अपने मन में उसने जो है बर्डन कैरी किया हुआ है, ये अपनी बात आपके पास जब बताएगा ना, तो इसके ये जो इमोशनल अनबर्डनिंग होगी इसे हम कैथारसिस कहते हैं, और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। There are several non-specific factors associated with psychotherapy। तो पहले non-specific factors हैं जो पेशेंट के साथ attributable है, जिन्हें हम पेशेंट वेरिएबल्स कहते हैं, और दूसरे non-specific factors are attributable to the therapist, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट वेरिएबल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, पेशेंट वेरिएबल में आ गया कि क्या पेशेंट जो आपके पास काउंसलिंग सेशन के लिए आ रहा है, साइकोथेरेपी के लिए आ रहा है, क्या वो खुद चेंज होना चाहता है। अगर उसमें ही मोटिवेशन नहीं है चेंज होने का, अगर वो स्मोकिंग, अल्कोहल में किसी भी इस चीज़ में कंज्यूम कर रहा है और वो चेंज ही नहीं करना चाहता, सो थेरेपी जो है वो वर्क नहीं करेगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द ट्रीटमेंट, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि काउंसलिंग सेशन में कुछ नहीं रखा, ये सब ऐसी बातें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ऐसे लोगों पर कभी भी काउंसलिंग सेशन वर्क नहीं कर पाएंगे। आपको खुद से मन से ये सोचकर थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा दैट काउंसलिंग विल वर्क, इट विल वर्क, और आप खुद से खुद का बदलाव चाहते हैं, अपने डिस्ट्रेस को आप चेंज करके एक खुशहाल जीवन में आना चाहते हैं, देन ओनली इट विल वर्क। और अगर हम थेरेपिस्ट की बात करें तो थेरेपिस्ट का खुद का पॉजिटिव नेचर होना चाहिए। अगर थेरेपिस्ट ही ऐसा है कि वो ये सोचता है कि यार ये इंसान नहीं बदल सकता, इसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली काउंसलिंग सेशन वर्क नहीं करेगा। एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कन्फ्लिक्ट, कहीं ऐसा ना हो कि थेरेपिस्ट के मन में खुद के इमोशनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, उन उलझनों के साथ वो किसी और की उलझन को नहीं ठीक कर सकता। प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज द डेज कम, द टाइम कम व्हेन थेरेपिस्ट ऑल्सो फील लो ऑन देयर मेंटल हेल्थ, बिकॉज वो भी एक इंसान है। तो अगर उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर उसका खुद का मूड सही नहीं है, तो उसे उन दिनों में सेशंस को अवॉइड करना चाहिए, या उन आवर्स में सेशन लेने को अवॉइड करना चाहिए। पहले जब वो खुद उसका मन ठीक हो जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी, देन ओनली वो सेशंस के लिए जो है वो जाए, तभी वो चीज़ वर्क करेगी। तो इसे हम थेरेपिस्ट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एथिक्स इन साइकोथेरेपी की बात करते हैं। तो ये लास्ट ईयर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, और देखो स्टूडेंट्स की किस्मत के उन्होंने सिर्फ इतना सा लिखा था और उनको 6 के 6 मार्क्स जो है वो दिए गए थे। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप बताइए, आप इन्फॉर्म कीजिए, कंसेंट मतलब मंजूरी लीजिए। आप अपने थेरेपिस्ट को आप अपने क्लाइंट को बताइए दैट हम जो है थेरेपी में, हम साइकोथेरेपी में ये चीज़ें करने वाले हैं। अगर आपका क्लाइंट उस चीज़ के लिए मंजूरी देता है और किस तरीके से वो थेरेपी वर्क करेगी, अगर उन सब चीज़ों के साथ अग्री करता है, देन ओनली यू विल कंटिन्यू विद द साइकोथेरेपी। सेकेंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी। डेफिनेटली आपका क्लाइंट आपको कुछ बात कहकर जा रहा है और आपको उसकी प्रिवेसी रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग लिख लीजिए, प्रिवेसी।
मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसकी बात किसी और को डिस्क्लोज़ कर दोगे, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट कर कर वो अपनी बात जो है वो रख कर गया, और अगर आप बाकियों को उसकी बात बता दोगे तो वो ट्रस्ट टूट जाएगा, एंड दैट इज़ अनएथिकल प्रैक्टिस इन साइकोथेरेपी। थर्ड इज़ एलिवेटिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, मतलब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एलिवेट कीजिए, उसे रिड्यूस करना है, उसे कम करते करते ख़त्म करना है। एंड सफरिंग्स, ये गोल होना चाहिए थेरेपिस्ट का। तो थेरेपिस्ट कुछ भी बात कह रहा है, कुछ भी वो सेशन के दौरान कोई भी अटेम्प्ट करता है, उसके हर एक अटेम्प्ट का यही मोटिव होना चाहिए दैट इस इंसान का जो स्ट्रेस है वो कम हो। फोर्थ इज इंटीग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप, मतलब प्रैक्टिशनर और क्लाइंट, मतलब थेरेपिस्ट और क्लाइंट का जो आपसी रिलेशनशिप है ये होलसम, ये कंप्लीट, ये इंटीग्रिटी में जो है वो आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, बोथ हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बींग्स के कुछ राइट्स हैं, उनकी कुछ रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट के बियॉन्ड जाकर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो किसी के भी ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करे। लास्ट पॉइंट इज दैट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल ज़रूरी है। आप एक ऐसी रैंडम पर्सन हो जिसके पास वो स्किल्स नहीं है, जिसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, और आप काउंसलिंग सेशन दे रहे हो, तो दैट इज़ कंप्लीटली अनएथिकल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़। अब ये थेरेपीज़ इस चैप्टर की लास्ट थेरेपीज़ होने वाली हैं। अब इसका नाम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ क्यों है स्टूडेंट्स? इसका नाम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ इसलिए है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़ टू द कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी। तो कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी के लिए ये एक ऑल्टरनेटिव है, ये कन्वेंशनल है। अगर आप दवाइयों पर नहीं जाना चाहते हो, अगर आप साइकोथेरेपी में नहीं जाना चाहते हो, मतलब कि टॉक सेशंस में आप नहीं जाना चाहते हो, सो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें हम जो 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, योगा और प्राणायाम की इंट्रोडक्शन समझेंगे, और जो मेन हमारे 3 आ जाते हैं इसमें, विपासना मेडिटेशन, सुदर्शना क्रिया योगा एंड कुंडलिनी योगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं योगा और प्राणायाम की। तो योगा प्राणायाम की बात करने वक्त हम ये समझते हैं दैट योगा जो है वो पतंजलि के योगा सूत्रा में, अष्टांग योगा में बहुत डिटेल में बताई गई है। योगा इट इज़ कॉमनली कॉल्ड टुडे आइदर रेफर टू ओनली द आसन्स और द बॉडी पोस्चर, मतलब आसन्स हिंदी वर्ड आ गया और बॉडी पोस्चर इंग्लिश वर्ड आ गया, या तो ये इसमें आ जाता है, या फिर ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम को भी इन्वॉल्व करता है। अगेन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इज द इंग्लिश वर्ड एंड प्राणायाम इज द हिंदी वर्ड, और टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, या फिर दोनों का ही कॉम्बिनेशन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले विपासन मेडिटेशन के लिए, या विपासना मेडिटेशन। तो इसको हम माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन भी कहते हैं। यहाँ पर इस मेडिटेशन में, किसी भी वैसे मेडिटेशन में क्या होता है ना कि किसी भी आपको थॉट में या आंखें बंद करके, आंखें खुली रखकर किसी ऑब्जेक्ट पर आपको ध्यान केंद्रित करना होता है, अपना फोकस टिकाना होता है। बट विपासना मेडिटेशन में ऐसा नहीं है। देयर इज नो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और थॉट टू होल्ड द अटेंशन। द पर्सन पैसिवली ऑब्जर्व्स द वेरियस बॉडीली सेंसेशंस एंड थॉट्स। बहुत सारी बॉडी सेंसेशंस को और थॉट्स को वो पैसिवली ऑब्जर्व करता है, इवन उधर भी उसका ध्यान नहीं होता, दैट दे आर पासिंग थ्रू इन हिज और हर अवेयरनेस। तो कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं रहता इस चीज़ में अटेंशन देने के लिए। इसके बेनिफिट्स ये हैं दैट जिन लोगों को डिप्रेशन के रिपीटेड एपिसोड्स आते हैं, मतलब बार बार उनको जो डिप्रेशन है वो जो है हम कह सकते हैं कि उसे सफ़र करते हैं, उनको ये हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्काई की बात करेंगे, जैसे सुदर्शन क्रिया योगा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में से भी आपको किसी ना किसी एक आधे साल में ये डालते रहते हैं क्वेश्चंस को। सो रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक होती है, बहुत फास्ट, जो नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग है उससे फास्ट इसमें ब्रीदिंग करनी होती है, जो कि हाइपर वेंटिलेशन को इंड्यूस कर देता है, मतलब कि आपकी बॉडी में जो सांस का जो रिदम है उसको बढ़ा देता है। तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू दैट आप बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के, बिना किसी गाइडेंस की आप इस चीज़ को मत करना, ठीक है जी। इट इज़ बेनिफिशियल, लो रिस्क है, लो कॉस्ट है, और ये देखा गया है कि स्ट्रेस एंजाइटी के ट्रीटमेंट में पीटीएसडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड कुछ भी मेडिकल इलनेस है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, कोई ड्रग्स अल्कोहल वगैरह पर है, या किसी भी इस तरह की कंजम्पशन में है, और क्रिमिनल ऑफेंडर्स की जब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उन्हें भेजा जाता है, जो हम आगे टॉपिक करेंगे, वहाँ पर भी ये योगा जो है ये करवाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसी की ही, दैट इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये आपका वेल बीइंग, आपका मूड अच्छा कर देता है, आपका टेंशन, आपका मेंटल फोकस, स्ट्रेस टॉलरेट करने की पार बढ़ा देता है। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर स्किल टीचर आपको करे, बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग
वाले इंसान के बगैर आप इस चीज़ को परफॉर्म मत करना। 30 मिनट की जो प्रैक्टिस एवरीडे बेनिफिट्स को और बढ़ा देती है, बिकॉज कोई भी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी मांगती है, आपको एवरीडे करना है, ऐसे नहीं कि कभी कभार कर लिया तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। रिसर्च कंडक्टेड एट निमहांस, और निमहांस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो यहाँ पर भी इंडिया हैज़ शोन स्काई ने डिप्रेशन को रिड्यूस किया है। अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं जो स्काई को प्रैक्टिस करते थे, उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल का भी लेवल लो पाया गया है। और इंजोम्निया को भी ट्रीट किया गया है। इंजोम्निया इज द स्लीप प्रॉब्लम। सो स्लीप प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया गया है। इसमें जो लोगों को बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, उनकी सोने की क्वांटिटी को एकदम नॉर्मलाइज किया जाता है, जितना सोना चाहिए वो किया जाता है, और स्लीप की क्वालिटी इन्हांस होती है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि कई लोग 10-10 घंटे 8-8 घंटे सोकर भी जब उठते हैं, देन ऑल्सो दे आर नॉट फ्रेश एनफ, उनको वही थकावट है बहुत ज़्यादा बॉडी में। तो ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप को बढ़ाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लास्ट ऑल्टरनेटिव थेरेपी की बात करेंगे, दैट इज कुंडलिनी योग। तो कुंडलिनी योगा में होता है प्राणायाम और ब्रीदिंग को मिक्स किया जाता है, मतलब कंबाइन, मिक्स नहीं कहूँगी, कंबाइन किया जाता है विद चैंटिंग ऑफ मंत्र। आपको मंत्र भी चांट करने होते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर नॉन लीनियर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, यूएसए ने ये फाउंड किया है कि कुंडलिनी योगा इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यूएसए में ये करवाया जाता है, एंड इट हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसके साथ अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इस क्लास का, दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। जो लोग मेंटली इल हैं, जिनका सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जब भेजा जाता है तो क्या टेक्निक्स, क्या चीज़ें उन पर अप्लाई की जाती हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो उन सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए, जो भी डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, PTSD, जो भी लाइक डिसऑर्डर है, सीवियर चला गया, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए और उस इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स लाइफ की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। सो एम ऑफ रिहैबिलिटेशन इज़ टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इसका एम है कि आप सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बनो जितना एक्सटेंड तक पॉसिबल है। इन रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल थेरेपी एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, चारों थेरेपीज दी जाती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात कर लेते हैं। तो ऑक्यूपेशन मतलब कुछ ऐसे काम के, कुछ ऐसे स्किल्स उन्हें सिखा देना, सो दैट वो अपनी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें वो अपने ऑक्यूपेशन में जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प करे, उन्हें वर्क डिसिप्लिन जो है वो डेवलप करे, जैसे कि कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, वीविंग वगैरह। सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप किया जाता है थ्रू रोल प्ले, इमिटेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव इसका होता है पेशेंट्स को टीच करना टू फंक्शन इन अ सोशल ग्रुप अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव रीट्रेनिंग की। तो यहाँ पर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि उस इंसान की हो सकता है याददाश्त, देखो दिमाग पर भी असर पड़ता है ना। कोई इंसान जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब किसी 5-6 महीने वो उस सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ रहा है, तो अभी के स्टेज में उसके क्या क्या आपको लगता नहीं कि उसकी थिंकिंग, उसकी मेमोरी, उसकी अटेंशन, इन सब चीज़ों को भी अफेक्ट हुआ होगा, तो उस पर भी उसके वर्क किया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को हेल्प किया जाता है कि वो ऐसे नेसेसरी स्किल्स को गेन करें जो आगे उनकी लाइफ में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है स्टूडेंट्स वो क्रिएट करवा कर दें। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया है। इसके बाकी पार्ट्स भी अपलोड हो चुके हैं। सो आपने हर एक क्लास को अच्छे से समझना है, सो दैट आपको चैप्टर की इन डिटेल जो है वो सारी तैयारी हो जाए। एंड स्टूडेंट्स, डू शेयर दिस क्लास विद योर अदर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, सो दैट उनको भी ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास।